measure of overall cost of goods and services bought by a typical consumer. ये जीडीपी से मुख्तलिफ है, क्यों? क्योंकि जीडीपी में जब इनकम आप लोग की मेजर करनी थी इकोनॉमी की, तो हम लोग प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालते थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सीपीआई में जब आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखना है कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या जा रही है, वो अपने जो रह रहे हैं रहने में अपने कितने खर्चात खर्चे कर रहे हैं, कैसे अपने अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए वही चीज उन चीजों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा जो चीजें खरीदी जाती हैं, ना कि वो चीजों का डाटा जो कि सिर्फ बनाई जाती हैं, आगे पता नहीं वो खरीदी गई कि नहीं खरीदी गई। सीपीआई तमाम खरीदी जाने वाली चीजों को की ओवरऑल कैलकुलेशन है, ओवरऑल मैयर उसका, ठीक है। सीपीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन रेट को, जैसे जीडीपी इन्फ्लेशन रेट को मैयर करता था, इसी तरीके से सीपीआई भी एक अदर टूल है, अनदर टूल फॉर इकोनॉमिस्ट टू मैयर द इन्फ्लेशन। लेकिन ये इन्फ्लेशन कैसे मैयर करता है? ये करंट कॉस्ट ऑफ फिक्स बास्केट को डिवाइड करता है या उसको उसके साथ कंपेयर करता है फ्रॉम द फिक्स बास्केट ऑफ ईयर, मतलब जो आपकी बेस ईयर की प्राइस होती है। बेस ईयर से याद रहे, बेस ईयर से मुराद है इकोनॉमिक्स में कि जो आपकी फर्स्ट परचेज थी, यानी कि अगर ये इंसान, ये एक पर्सन है, पर्सन ए, इसने ये जो बास्केट ली थी, इस बास्केट की प्राइस बनी 500 रुपीज, ये इसकी पहली बास्केट की प्राइस है, ठीक है। अब अगले साल भी उसने सेम यही चीजें परचेज की, जो इस बास्केट में रखी हुई है सेम चीजें परचेज की। अगर तो इसकी 500 ही 2019 में भी प्राइस रहती है, उसको बिल उसका 2019 में भी 500 रहता है, तो इसकी बास्केट की प्राइस चेंज नहीं हुई, मतलब इसने महंगाई को सामना नहीं किया, इन्फ्लेशन नहीं आया। लेकिन अगर 2020 में सेम जो ये चीजें खरीदता था उसका बिल अब आके 1000 बन गया, तो इट मीन्स कि देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज समथिंग जो कि प्राइसेस चेंज हुई है, प्राइसेस में चेंज है, जिसकी वजह से उसकी फिक्स बास्केट की जो कॉस्ट है वो चेंज हो चुकी है। सीपीआई इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारा गुजारा कैसे हो रहा है, हमारा गुजारा कितने कितने बजट में हो रहा है, ये सारी चीजें सीपीआई इंडिकेट करता है। सीपीआई शोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेंड से मुराद है बेटे कि हम लोग कौन सी चीज ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। मार्केट में अब बहुत ज्यादा टेलीविजन बन रहे हैं, लेकिन क्या टेलीविजन खरीदे जा रहे हैं, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी सीपीआई में अकाउंट की जाती है, क्योंकि ये तमाम बॉट शुदा चीजें यानी कि जो खरीदी जा चुकी है उनको अकाउंट करता है अपने अंदर। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपको छोटी सी चीज बताई थी कि आप लोग को प्राइस और कॉस्ट के दरमियान में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटे, ये जस्ट उसका रिपीट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बना था, यहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इज सीपीआई, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अब सीपीआई देख तो ली कि सीपीआई है क्या, ये ओवरऑल मैयर है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है बेटे, इसके कुछ फ्यू स्टेप्स है जिनको फॉलो अप करके सीपीआई को कैलकुलेट किया जाता है इन द बेसिक टर्म्स, यानी कि इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स या इकोनॉमिस्ट सीपीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स उसमें फॉलो अप किए जाते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? सर्वे कंडक्ट किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, शायद आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पेरेंट जो हैं किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हो, तो अगर नहीं भी करते होते तो मैं आपको रेफरेंस एक बता देती हूँ। मेरे बाबा सर्वेज, उनके पास एक मोटे मोटे रजिस्टर होते थे, ठीक है। ही हैज बीन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, तो वहां पे क्या होता था, उनमें सारी गुड्स की परचेज लिखी हुई होती थी, ठीक है। वो बेसिकली कहाँ यूज होता था तब मुझे नहीं पता लगा, ठीक है, कि इतने इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स में इस तरह इंडेक्स बनाने का क्या मकसद है। तो वो इंडेक्स बनाने का मकसद ये सीपीआई को कैलकुलेट करना था। तो बड़े बड़े सर्वेस किए जाते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है, हर इंसान की फिक्स बास्केट लिखी जाती है, ठीक है। ये कह दिया जाता है कि इस साल में इतनी इतनी फिक्स बास्केट, फूड की फिक्स बास्केट्स इतनी चल रही हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बास्केट तैयार की गई है, उस बास्केट के अंदर 4 हैमबर्गर्स रखे गए हैं और 2 आइसक्रीम्स। अब 2016 और कुछ साल दे दिए गए हैं, 2016, 17 और 18, ठीक है। 16 से लेके 18 तक इस बास्केट के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई है प्राइस के अंदर, क्या कोई महंगाई आई है या कुछ रहा है, ये चेक किया जाएगा। इस बास्केट को चेक किया जाएगा इन सारे के सारे ईयर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये बास्केट फिक्स हो गई, अब ये बास्केट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मेरा दिल करे कि मैं 2017 में इस बास्केट के अंदर 2 चॉकलेट्स भी ऐड कर लूँ, तो नो आई कांट, सीपीआई मुझे अलाउ नहीं करता। अगर मैं 2 चॉकलेट्स ऐड कर लूंगी यहाँ पे के 4 हैमबर्गर्स, 2 आइसक्रीम्स और चॉकलेट मेरी 2017 में हो जाए, तो मेरा सीपीआई कैलकुलेट नहीं होगा। सीपीआई कैलकुलेट करने की पहली शर्त है कि आपने जितने साल का सीपीआई कैलकुलेट करना है उसकी बास्केट को आपने फिक्स कर लेना है, उसकी बास्केट की चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है। उसके बाद जब सेकंड स्टेप आएगा,
सेकंड स्टेप में है कि उस सर्वे के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये कैलकुलेट कर देख लिया कि ये चीजें आ रही हैं हमारे पास, इस बास्केट को फिक्स कर लिया। उसके बाद ये जो बास्केट फिक्स की है इसके अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी प्राइस क्या है। अब इसमें हैमबर्गर मौजूद था, उस हैमबर्गर की प्राइस जो है 2016 में $3 थी, 2017 में $4 थी, 2018 में $5 थी। 3 साल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो 3 साल की प्राइसेस लेंगे। अच्छा, अब ये जो इसमें 2 आइसक्रीम्स ऐड की गई इस बास्केट के अंदर, उस आइसक्रीम की पर यूनिट क्या प्राइस है, यानी कि एक आइसक्रीम, वो तो 2 आइसक्रीम्स है ना बास्केट के अंदर, लेकिन हमने एक आइसक्रीम की प्राइस देखनी है। एक आइसक्रीम की प्राइस $1, ठीक है। फिर 2017 में $2 प्राइस होगी एक आइसक्रीम की, 2018 में प्राइस उसकी $3 होगी। अब एक और बात, ये जो पहला स्टेप और ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये यूजुअली गिवन होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को दिए गए होंगे। असल काम आप लोग का स्टार्ट होगा स्टेप नंबर 3 से, और स्टेप नंबर 4, और एक आएगा स्टेप नंबर 5। अभी बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, कि स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है जी। अच्छा भाई, हमारे पास स्टेप नंबर 3 में है कि हम लोगों ने सबसे पहले कॉस्ट निकालनी है। पहला काम करना है कॉस्ट निकालना है, यानी कि जितनी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी प्राइस के साथ, तो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी। अब 2016 में 4 हैमबर्गर्स थे, ठीक है, पर कॉस्ट कितनी, $3 रुपीज। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया सेकंड गुड के साथ, ये गुड 1 है, उसमें ऐड कर दिया गुड 2 की कॉस्ट। यानी कि हो सकता है यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारी अनलिमिटेड गुड्स हो, तो उनकी भी बास्केट कैसे बनेगी, तमाम गुड्स की कॉस्ट को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आइसक्रीम की कॉस्ट निकाली है, तो अब इन दोनों कॉस्ट को आपस में जब ऐड कर दिया तो हमारे पास ये एक बास्केट की जो कॉस्ट निकल के आई है $14 थी। यानी कि अगर आपने एक बास्केट के अंदर 4 हैमबर्गर्स और 2 आइसक्रीम्स रखी हैं, तो आपका टोटल बिल बन रहा है $14। 2016 में आपका उस बास्केट यानी कि उसका बिल बना $14। 2017 में सेम गुड्स यानी कि 4 हैमबर्गर्स और 2 आइसक्रीम्स, कुछ एडिशन नहीं किया, फिक्स रखी है बास्केट, उसका बिल बन गया आपका $20। इस तरीके से 2018 में जब $5 प्राइस होगी, उसकी कॉस्ट निकाली है वही सेम 4 हैमबर्गर के साथ, और आइसक्रीम की कॉस्ट 3 हो गई, वही निकाली है वो 2 आइसक्रीम के साथ, तो आपका बिल बना $26 पर बास्केट। यानी कि जो बास्केट आपको बेस ईयर यानी कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे $14 की मिली थी, अगले 2 सालों में वो आपको $26 की बास्केट पड़ रही है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है चूज द बेस ईयर। अच्छा, अब ये बेस ईयर भी आपको गिवन होगा, ठीक है, जैसे आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 गिवन होगा ना, इनके प्राइसेस और बास्केट गिवन होगी, इसके साथ साथ आपको बेस ईयर भी गिवन होगा। ये जस्ट एक स्टेप के अंदर इंक्लूड किया गया कि इकोनॉमिस्ट कैसे काम करते हैं। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि अपना बेस ईयर चूज करते हैं और फिर उस बेस ईयर के अकॉर्डिंग अपना सीपीआई कैलकुलेट करते हैं। याद रहे कि सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कॉस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या किया जाएगा, सीपीआई का एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आपकी जो करंट कॉस्ट है, यानी कि करंट कॉस्ट क्या है, 2016 की करंट कॉस्ट $14, उसको डिवाइड कर देना आपने बेस कॉस्ट के साथ। अब बेस ईयर भी हमारा 2016 है, तो बेस ईयर कॉस्ट भी हमारे पास क्या है, $14। अगर मैं थोड़ा सा इसको ओके, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। ओके, ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, ये $14 ये हमारा बेस ईयर है, ठीक है, बेस ईयर की हमारे पास कॉस्ट आ गई है। अब करंट ईयर की कॉस्ट क्या है, 2016 की ही कॉस्ट को डिवाइड कर दिया बेस ईयर की कॉस्ट यानी कि $14 के साथ, और मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला के 100 के साथ, तो हमारे पास 100 आया। अब याद रहे कि हमेशा बेस ईयर, चाहे जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर रहे हो आप, चाहे सीपीआई कैलकुलेट कर रहे हो, बेस ईयर का जो बेस ईयर होता है उसका जीडीपी डिफ्लेटर और आपका सीपीआई हमेशा 100 रहेगा, क्योंकि वो सेम प्राइसेस होती हैं, सेम कॉस्ट होती है, तो इसलिए वो ऑब्वियसली मैथमेटिकली भी आंसर 100 ही आएगा। अब 2017 की करंट कॉस्ट क्या है, $20, ये $20 लिखा एग्जैक्टली exactly। अब बेस डिवाइड करना है हमने किसके साथ, बेस ईयर की कॉस्ट के साथ। बेस ईयर की कॉस्ट क्या थी, $14 डिवाइडेड बाय द $14। करंट कॉस्ट $20 डिवाइडेड बाय द बेस कॉस्ट $14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब 2018 की हमारी करंट कॉस्ट क्या थी, $26, ये जो हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है, और डिवाइड बाय द बेस ईयर डॉलर, बेस ईयर यही है 2016, ठीक है, इसकी बेस ईयर की कॉस्ट क्या है, $14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ तक ये जो मैंने काम किया है, इसकी मैं एक आप लोग को वर्किंग भी शो करूंगी
ठीक है, तो जब मैं आप लोगों को एक्सेल शीट शो करूँ, प्लीज रेज योर हैंड कि आप लोगों को वो शीट नजर आ रही है, ठीक है। और अवॉइड द माउस रोटेशन, अपनी ये मार्किंग, माउस मार्किंग को ये ड्राइंग से आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक हो गया? ऑलराइट, मैं जब आपसे पूछूंगी तब आप लोगों ने बताना है, नोट नाउ। जी, अब मुझे बताइए कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है बाय रेजिंग योर हैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, नाउ आई गॉट द रीजन कि कल क्यों नहीं स्क्रीन नजर आई थी। खैर, अच्छा अब ये देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ओके ओके लोअर योर हैंड्स। अब मैं आप लोगों को बताने लगी, इसको गौर से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक बास्केट है, पहला स्टेप गिवन है, यानी कि मेरी बास्केट के अंदर, मैं अपनी बास्केट की बात करती हूँ, मैंने 4 जूसेस ऐड किए और 2 आइसक्रीम्स ऐड की, ठीक है। अब ये लेट्स से कि मेरी ये हर साल की गुड्स है जो कि मैंने खरीदनी ही खरीदनी है, ठीक है। अब मेरा बेस ईयर मैंने सेलेक्ट कर लिया 2017, दिस इज ऑल्सो गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब मुझे हर साल में पर जूस कितने का मिल रहा है और पर प्राइस जो आइसक्रीम है वो मुझे कितने की मिल रही है, मुझे एक उसकी प्राइस लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। तो ये जूस की प्राइस लिस्ट है मेरे पास, ठीक हो गया, 2016 से लेके 2018 तक। और ये आइसक्रीम की प्राइस लिस्ट है मेरे पास 2016 से 2018 तक। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से सिर्फ दो चीजें पूछी गई कि सीपीआई कैलकुलेट करो और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो। अब मुझे पता है कि जब मैंने सीपीआई को कैलकुलेट करना है, यानी कि ये सीपीआई की तरफ मैंने जाना है, तो मेरा पहला पॉइंट होना चाहिए कॉस्ट निकालना। सीपीआई को निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए, और इन्फ्लेशन को रेट को निकालने के लिए, अगर आप इन्फ्लेशन रेट सीपीआई के तहत निकाल रहे हैं तो आपको सीपीआई चाहिए। अब सबसे पहले मैंने सीपीआई कैलकुलेट करना है, तो सीपीआई कैलकुलेट करने से पहले मैं अपने स्टेप 3 की तरफ जाऊंगी, यानी कि स्टेप 1 गिवन, स्टेप 2 गिवन, और अब मैं जाऊंगी स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में मेरे पास क्या है, स्टेप 3 में मैंने बेटे कैलकुलेट करनी है अपनी कॉस्ट ऑफ बास्केट बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स। असल मेरा मोटो इस कॉलम का है, मैंने ये कॉलम बनाना है। ये कॉलम बनाने के लिए मुझे हर चीज की कॉस्ट चाहिए होगी, ठीक है। मेरे पास प्राइस लिस्ट मौजूद है, ठीक है, मेरे पास उसकी क्वांटिटी मौजूद है। ओके, अब मैं जूस की कॉस्ट निकालने लगी हूँ 3 सालों की, ठीक है। मैं अभी इधर नहीं जाऊंगी, पहले मैं जूस की कॉस्ट निकालूंगी, ठीक है। प्राइस यानी कि 3 रुपीज मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, 4 क्वांटिटी ले रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू 12। अब 2017 की देखते हैं, 2017 में प्राइस क्या हो गई, 4 रुपीज हो गई, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मेरी फिक्स है यानी कि $4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 16, यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ द जूस क्या बनी, पहले मेरा 2016 में 4 जूस खरीदने का बिल क्या बन रहा था, 12 रुपए। अब वही 4 जूस खरीदने का बिल मेरा 2017 में बन रहा है 16 रुपए। ठीक हो गया, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखेंगे 2018 में प्राइस क्या आ गई, 5 मल्टीप्लाई बाय कितनी मैंने जूसेस ली है, फिक्स्ड है क्योंकि हर साल मैं फिक्स जूस ही खरीद रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20। ये मेरा हो गया जूस की कॉस्ट। कॉस्ट यानी कि जूस का बिल बन गया एक किस्म का, ठीक है। आसान से लफ्जों में कहूँ तो ये जूस का बिल बन गया। अब 2016 में मेरी कॉस्ट क्या बनी, $12, 2017 में $16, 2018 में $20। इसी तरीके से मेरा ये काम हो गया। अब दूसरी गुड क्या है मेरी बास्केट के अंदर, आइसक्रीम है, यानी कि अब मैंने जितनी मेरे पास गुड्स होंगी उन सब की कॉस्ट निकाल ली है। अभी मेरी बास्केट में सिर्फ 2 गुड्स हैं, एक जूस की कैटेगरी है, एक आइसक्रीम की कैटेगरी है। अब मैं आइसक्रीम की तरफ चलूंगी, ठीक है। आइसक्रीम की प्राइस क्या है 2016 में 1 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कितनी मैं ले रही हूँ 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि मेरा बिल बना 2 रुपीज ओनली, 2 रुपीज मुझे कॉस्ट आई है। 2017 में प्राइस क्या हो गई 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आएगा जी, ये जो हमारी आइसक्रीम कितनी है, फिक्स्ड है 2 इक्वल्स टू हमारी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी 4, यानी कि मेरा आइसक्रीम का 2017 का 2 आइसक्रीम खरीदने का बिल अब हो गया है 4 रुपए या $4। अब 2018 की बात करते हैं, इसमें मेरी प्राइस होगी 3 मल्टीप्लाई बाय द फिक्स क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी क्या है 2 आइसक्रीम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 6। अब मेरी बास्केट के अंदर दो कैटेगरीज मौजूद थी, एक थे जूसेस, सेकंड थी मेरे पास आइसक्रीम। अब मैंने इनके निकालनी है कॉस्ट, जो कि मेरा असल स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 मुझे कहता है कि कैलकुलेट द कॉस्ट बाय एडिंग ऑल कॉस्ट। ये जो कॉस्ट निकालनी है मैंने अपनी फूड बास्केट की, अब बास्केट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। बास्केट की कॉस्ट निकालना बहुत आसान है, आपकी जितनी कॉस्ट है उन सबको मिलके ऐड कर दो। जूस की कॉस्ट क्या थी 12, प्लस आइसक्रीम की कॉस्ट क्या बनी 2, ये वाली हम लोगों ने जो कॉस्ट निकाली है, ठीक है, ये 12 एंड ये 2, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ फूड बास्केट क्या आ गई, टोटल बिल मेरे पास कितना आ गया $14, ठीक है। इसी तरीके से 2017 में कॉस्ट निकालेंगे,
जूस की कॉस्ट क्या थी 16 प्लस आइसक्रीम की कॉस्ट मेरे पास क्या बनी 4, तो मेरा टोटल बिल कितना बन गया $20 का। 2018 की बात करते हैं, जूस की कॉस्ट क्या थी $20 प्लस आइसक्रीम की कॉस्ट क्या बनी थी 2018 में $6, ऐड करके टोटल मेरी कॉस्ट या टोटल मेरा बिल कितना बन गया $26 का। ये मेरी कॉस्ट ऑफ फूड बास्केट निकल आई बाय एडिंग द ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन माय बास्केट। याद रहे कॉस्ट ऑफ द फूड बास्केट या कोई भी आपको बास्केट दी गई है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जरूरी है कि एड अप द ऑल कॉस्ट ऑफ द गुड्स इन योर बास्केट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ से मैं अपनी ये चीजें नोट करना चाहूंगी कि मेरे पास क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 की तरफ चलती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी पेस्टेड है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, मैंने सीपीआई कैलकुलेट करना है जिसके बारे में मुझसे पूछा गया था। यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ फूड बास्केट क्या निकली थी 2017 में, मेरा बिल कितना बन रहा था, मेरी कॉस्ट कितनी बन रही थी $14। 2017 में मेरी कॉस्ट बन रही थी $20, 2018 में बनी 26। अब सीपीआई निकालने के लिए पहली शर्त क्या है, आपके पास कॉस्ट होना जरूरी है, चीजों की नहीं बास्केट की। कॉस्ट ऑफ बास्केट जरूरी है, कॉस्ट ऑफ थिंग्स जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ थिंग्स जरूरी है कॉस्ट ऑफ बास्केट बनाने के लिए, और कॉस्ट ऑफ बास्केट जरूरी है सीपीआई को बनाने के लिए। अब अगर आप लोग को याद हो तो सीपीआई का फॉर्मूला छोटा सा था। ठीक है, आपका बेस ईयर क्या है 2017, दिस इज योर बेस ईयर। मैं इसको जरा थोड़ा सा इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देती ताकि आप लोग को आइडिया रहे। और यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, जो बेस ईयर होगा ना उसका जो सीपीआई होगा वो 100 ही आएगा। अब करंट ईयर क्या है 2016, करंट ईयर का 14 आ गया। ठीक है, करंट ईयर सीपीआई डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय द बेस ईयर सीपीआई। बेस ईयर का सीपीआई क्या है हमारे पास $20। ठीक है, ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूले का 100। ठीक हो गया, फॉर्मूला का 100 जो भी था हमारे पास वो, यानी कि करंट कॉस्ट क्या, करंट कॉस्ट क्या थी सीपीआई निकालने के लिए $14 मल्टी डिवाइडेड बाय द बेस कॉस्ट जो कि हमारी है $20 2017 की, मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो मैं देखती हूँ मेरे पास आंसर क्या आएगा। अगर मैं 14 को डिवाइड कर देती हूँ 20 के साथ और मल्टीप्लाई करती हूँ 100 के साथ, तो बेटे मेरे पास आंसर कुछ 70 निकल के आता है। ठीक है, मेरे पास आंसर आएगा $70, यानी कि 70 सीपीआई मेरा निकल आया। अब बेस ईयर की बात करते हैं। 2017 की करंट कॉस्ट क्या है 20, और बेस ईयर कॉस्ट क्या है वो भी 20 ही है। उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, 20 डिवाइडेड बाय 20 आया आंसर 1, और 1 को आप मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो आपका 100 आ गया। इज दैट प्रूव्ड कि बेस ईयर की कॉस्ट, सॉरी बेस ईयर का सीपीआई हमेशा 100 रहेगा। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 का कॉस्ट क्या है, करंट ईयर कॉस्ट यानी कि 26 डिवाइडेड बाय द बेस ईयर कॉस्ट। बेस ईयर कॉस्ट क्या है बेटे हमारे पास ये 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका आंसर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर हम लोग 26 को डिवाइड करें 20 के साथ तो हमारे पास कुछ 1.3 आंसर आएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 के साथ तो आपके पास आंसर आया था 130। ये आपका सीपीआई है, यानी कि 2016 में आपका सीपीआई 70, 2017 में आपका सीपीआई 100, और 2018 में आपका सीपीआई 130। ये आपका सीपीआई निकल चुका है। बस इतना सा फॉर्मूला है इसका कि करंट ईयर का सीपीआई डिवाइडेड बाय द बेस ईयर का सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 70, 100 और 130 जो आया है ये काम आएगा हमारे स्टेप नंबर 5 में। 70, 100 एंड 130 कुछ ऐसा ही सीपीआई था। अब याद रहे इन्फ्लेशन रेट, पहले साल का इन्फ्लेशन रेट हमेशा 0 रहेगा। अब इन्फ्लेशन रेट कहाँ से आया इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों को स्लाइड की तरफ लेके जा रही हूँ, तो जैसे ही मैं स्लाइड की तरफ लेके जाऊँ तो प्लीज रेज योर हैंड्स और मेक मी श्योर कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, ओके, प्लीज मेक मी श्योर कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ गई आगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है स्टेप नंबर 5 की, ये स्टेप नंबर 4 तक तो बात हो गई थी यहाँ पर। अब स्टेप नंबर 5 कहाँ से आया, स्टेप नंबर 5 की जरूरत तब पड़ी जब हम लोग के पास ये क्वेश्चन है कि सीपीआई तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सीपीआई लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहा है, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे चल रहे हैं आजकल, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चल रही है लोगों की, उसको कैलकुलेट कर रहा है। और ऐसे कैलकुलेट कर रही है, इस फॉर्मूला के तहत ये कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गई कि 2016 में उसका खर्चा 100 था,
2017 में उसका खर्चे में चेंज मतलब कि 100 से 42% ज्यादा आया, और 2018 में 142 से बढ़ के 185 का डिफरेंस आ गया उसके खर्चों में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 के व्हाई सीपीआई इज यूज्ड। सीपीआई को एक्चुअल में इकोनॉमिस्ट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? आप सीपीआई के जरिए इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो निकाल सकते हो, लेकिन इकोनॉमिस्ट इस सीपीआई का करते क्या है? सीपीआई का इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं बेटे, वो इसको यूज करते हैं इन्फ्लेशन रेट को देखने के लिए कि हमारे कंट्री में प्राइसेस की क्या सिचुएशन चल रही है, वो उनको देखने के लिए, यानी कि इन अदर वर्ड इन्फ्लेशन को देखने के लिए, इन्फ्लेशन की स्टैटिस्टिक्स को नोट करने के लिए वो सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं। अब इन्फ्लेशन की स्टैटिस्टिक्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, सीपीआई के तहत कैसे देखते हैं, अब हम उसको देखेंगे। उसके लिए बेटे हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हर चीज यहाँ पे फॉर्मूला के साथ चलेगी, फॉर्मूला के बगैर इकोनॉमिक्स इज नथिंग। अब यहाँ पे क्या सीपीआई, अब इन्फ्लेशन रेट के लिए जरूरी है कि आपके पास सीपीआई का कॉलम होना चाहिए। सीपीआई फॉर द करंट पीरियड माइनस सीपीआई फॉर द प्रीवियस पीरियड, यानी अगर 2017 का हमने सीपीआई निकालना है तो 2017 का सीपीआई कैसे निकलेगा? करंट ईयर का सीपीआई, 1 सेकेंड, ओके जी, करंट ईयर का सीपीआई क्या है? 14 ये सीपीआई है, ठीक है। करंट ईयर का सीपीआई क्या है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 14.86 करंट ईयर का सीपीआई लिख लिया, माइनस फॉर्मूला कहता है कि बेस ईयर का सीपीआई, सॉरी प्रीवियस ईयर 2017 का प्रीवियस। अब इसमें बेस ईयर का काम खत्म हो गया, याद रहे इन्फ्लेशन रेट में बेस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। 2017 का प्रीवियस ईयर क्या है? 2016। तो प्रीवियस ईयर का सीपीआई क्या है हमारे पास? 100, ये 100 लिखा, डिवाइडेड बाय द ये सेम अमाउंट प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो हमारे पास कुछ आंसर 42% आया। वहां पे हमारा आंसर था 142। तो इन्फ्लेशन रेट ने एग्जैक्टली बता दिया कि भाई 42% इंक्रीज आ चुका है आपकी प्राइसेस में पिछले रेट के मुताबिक, यानी कि जो 0% पे था अब वो 42% इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में इस टाइम चल रहा है, मूव कर रहा है। अब बात करते हैं अगली, मैं इनको थोड़ा सा अनडू कर लूं ताकि आप लोगों को मैं क्लियर बता सकूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने 2018 का इन्फ्लेशन रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर का सीपीआई जो कि 185 है, माइनस करना है प्रीवियस ईयर का सीपीआई। प्रीवियस ईयर, अब इसका 2018 का प्रीवियस ईयर क्या है? 2017। तो प्रीवियस ईयर का सीपीआई क्या है? 142.86 डिवाइडेड बाय द सेम सेम प्रीवियस ईयर, ठीक है। 142 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कुछ आंसर 29.99 आ जाएगा। ऐसे इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक दफा इसकी वर्किंग भी आप लोग को दिखाऊंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। तो जैसे ही मैं स्क्रीन आप लोग के साथ एक्सेल की शेयर करूंगी, प्लीज रेज योर हैंड कि आप लोग को स्क्रीन नजर आ गई है। जी प्लीज मेक श्योर कि आप लोग को स्क्रीन नजर आ गई। थैंक यू सो मच। ओके, हम लोग सीपीआई पे थे। अब ठीक है, अब यहाँ पे समझ आ गई कि इसका फॉर्मूला क्या लगाना है हम लोगों ने, कि आप लोगों का अब बेस ईयर का काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बेस ईयर भी खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें बेस ईयर की जरूरत है ही नहीं, इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए बेस ईयर की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, करंट ईयर का सीपीआई क्या है? 100 डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर का सीपीआई, सॉरी माइनस प्रीवियस ईयर का सीपीआई क्या है? 70 डिवाइडेड बाय द वही 70 मल्टीप्लाई बाय 100% का। अब इसमें क्या निकलेगा? 100 माइनस 70 क्या होता है बेटे हमारे पास? 30 होता है, ठीक है। 30 को अगर हम डिवाइड कर दे 70 के साथ तो 0.42 हमारे पास आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 100 के साथ तो हमारे पास आता है 42.85। ये हमारा इन्फ्लेशन रेट निकल आया 2017 के लिए। अब 2018 की बात करते हैं, गौर से देख लीजिएगा ताकि जिसको नहीं समझ आई उसको भी पता लग जाएगा। 2018 का करंट सीपीआई क्या है? 130 माइनस प्रीवियस ईयर का सीपीआई। प्रीवियस ईयर का सीपीआई क्या है? 2017 प्रीवियस ईयर है अब इसका, ठीक है। उसका सीपीआई है 100 डिवाइडेड बाय द यही सेम अमाउंट 100, यानी कि प्रीवियस ईयर का सीपीआई से मल्टीप्लाई बाय ये फॉर्मूला का परसेंटेज का 100। तो अब आपका आंसर क्या आएगा? अगर 130 में से आप लोग 100 माइनस कर देते तो आपके पास 30 आता है। 30 को डिवाइड कर दें अगर आप 100 के साथ तो आपके पास 0.3 आता है, और 0.3 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ तो बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 30, यानी कि 30% आप में इंक्रीज आया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर में 42% आया था, और उस 42% के अंदर मजीद 30% का और इंक्रीज आ चुका है, यानी कि एक दौर ऐसा आएगा कि 100% तक बात पहुंच ही जाएगी। इस तरीके से हम लोग अपना इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। अब मैं वापस स्लाइड से सब चलूंगी, ठीक है जी। ओके
ओके, ठीक है जी। अब हम स्लाइड पे दोबारा आ गए हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई यहाँ तक के इन्फ्लेशन, ये जो हमने सीपीआई की बात कर ली, ये 3 क्वेश्चंस थे कि सीपीआई क्या है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए एक सीपीआई का फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सीपीआई ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय द बेस ईयर कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट को इंडिकेट करने के लिए। इन्फ्लेशन रेट को इंडिकेट करना है तो हमारे पास सीपीआई होना बहुत मस्ट है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटे, वो ये है कि इस मैयरिंग, जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग सीपीआई के थ्रू मैयर कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। ठीक है, हमारा मीटिंग का टाइम भी रन आउट हो रहा है। अगर लेट्स से कि यहाँ पे मीटिंग टाइम रन आउट हो गया तो हम दोबारा से, मैं आप लोगों को लिंक सेंड करूंगी कॉल, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तब तक प्लीज स्टे विद दिस। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर कोई चीज हमें सोल्यूशन दे रही है तो उसमें कोई ना कोई एक प्रॉब्लम भी हमारे सामने आएगी। अब सीपीआई में इस किस्म की कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सीपीआई इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स दैट मेक अप द इंडिविजुअल टिपिकल बंडल। सीपीआई अच्छा मेजर है। ठीक है, हमें बता देता है कि एक इंसान पहले कितना खर्चा कर रहा था, अब उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा महंगी हो गई, उसका लिविंग, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बढ़ती जाएगी ना तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अब इससे क्या कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की सही मैयर नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैयर कर रहा, अब हो सकता है उसके बिल में कोई फर्क आया हो, तो उसकी 3 प्रॉब्लम्स है कि सीपीआई को परफेक्ट मैयर नहीं कह सकते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन बायस। सब्स्टिट्यूशन बायस आ जाता है। इसमें सबसे बड़ी मिसाल ये देते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास 2 गुड्स होती हैं, एक इंसान, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दी, पीटीसीएल इंटरनेट और स्टॉर्म फाइबर। अब बहुत सारे लोग स्टॉर्म फाइबर को यूज करना शुरू हो गए हैं और पीटीसीएल को उन्होंने कम कर दिया। अब अगर हम सीपीआई कैलकुलेट करेंगे, हम तो ये कह देंगे भाई शायद सीपीआई में ये आया था कि पीटीसीएल की प्राइसेस ज्यादा हो गई थी, इसलिए लोगों ने वो पीटीसीएल के इंटरनेट को छोड़ दिया। जबकि ये सब बात नहीं है। हमें पता है कि स्टॉर्म फाइबर पीटीसीएल के इंटरनेट से जरा थोड़ी सी ज्यादा स्पीड रखता है और सेम प्राइस रेंज, और उससे कम प्राइस रेंज में हमें ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। या अगर सब्सिट्यूट की बात करें तो सब्सिट्यूट इट मीन 2500 का अगर पीटीसीएल का पैकेज है तो 2500 का स्टॉर्म फाइबर का पैकेज है। लेकिन इन में क्या आ रहा है कि पीटीसीएल हमें उसमें अच्छी स्पीड नहीं दे रहा, स्टॉर्म फाइबर उसमें हमें अच्छी स्पीड दे रहा है। इट माइट बी ऑफेंस टू समबडी, लेकिन ये कि हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है पीटीसीएल समटाइम्स बहुत अच्छा चला जाए। ठीक है, हम पीटीसीएल को भी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें क्या होता है कि जब सब्स्टिट्यूट चेंज होते हैं तो ये चीज को सीपीआई कैलकुलेट नहीं करता। सीपीआई कहते हैं जी अच्छा, ये पीटीसीएल इंटरनेट की वो जो है जी प्रोडक्ट अब ज्यादा सेल नहीं हो रही, इट मीन के शायद के पीटीसीएल की जो प्रोडक्ट है महंगी हो गई है। जबकि ये बात नहीं थी, उसकी क्वालिटी में फर्क आ सकता है, हो सकता है वो उसकी अवेलेबिलिटी में फर्क हो, अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो हो सकता है कि स्टॉर्म फाइबर लोगों ने ज्यादा लेना शुरू कर दिया, और ज्यादा लेने का ये मकसद नहीं कि उसकी प्राइस कम होगी, हो सकता है वो उनको उसी प्राइस में जो कि 2500 उनका बजट है उसके अंदर वो उनको उनका गुजारा हो रहा हो। इस तरीके से नेक्स्ट चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। अब न्यू गुड्स से क्या मुराद है, यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल दी गई, मिसालों के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटे कि एनर्जी सेवर वर्सेस ट्यूबलाइट। एक जमाना था कि हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स होती थी, अब हर घर में ट्यूबलाइट की जगह एनर्जी सेवर्स मौजूद है। एनर्जी सेवर एक न्यू इजाद है ट्यूबलाइट की जगह पे। कहाँ ट्यूबलाइट इतनी ज्यादा आप लोग की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, अब उन्होंने एनर्जी सेवर के अंदर हमें सेम रोशनी देते हैं लेकिन कंजम्पशन बिजली की कम होती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, न्यू चीज की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने ट्यूबलाइट इसलिए नहीं छोड़ी थी कि वो प्राइसेस में ज्यादा थी, ट्यूबलाइट की भी हो सकता है सेम प्राइस मिल रही हो, लेकिन एनर्जी सेवर उन लोगों की इनोवेशन थी, एक नई चीज थी, जदीद चीज थी। अब हो सकता है कि एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर सेम फंक्शन दे रहे हो, लेकिन आप चूज करो लैपटॉप। वो क्यों, क्योंकि वो एक समथिंग न्यू, वो आपको नए फीचर देती है, वो आपको कहीं भी बैठने की सहूलत दे देती है। ठीक है, इस तरह की इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स आ जाए तो वो भी सीपीआई कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट रिजल्टिंग ग्रेट वैरायटी which in turn make each dollar more valuable. Consumer need few dollars to maintain any given living standard. अब कहाँ 200 रुपए में वो ट्यूबलाइट को अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ट्यूबलाइट अफोर्ड करता था, अब $200 में वो 2 एनर्जी सेवर्स खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है $200 ट्यूबलाइट के लिए लगाता था, अब वो मतलब कि जो उसके पैसे हैं पहले 200 थे, अब उसे 100 रुपीज दे रहा है। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि फ्यूर डॉलर, पहले ज्यादा डॉलर देके चीज खरीदी जाती थी, अब कम डॉलर देके भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन रख रहा है। यानी कि ट्यूबलाइट से उसे रोशनी ही लेनी थी, उसने अपने घर में रोशनी ही करनी थी, अब वही रोशनी उसको चंद थोड़े पैसों में मिल रही है, सेम रोशनी, यानी कि क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया। ट्यूबलाइट जो आपको क्वालिटी दे रही थी वही सेम क्वालिटी आपको एनर्जी सेवर दे रहा है।
फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग का जो एनर्जी सेवर है वो आप लोग की बिजली की कंजम्पशन कम दे रहा है, ठीक है, और जो ट्यूबलाइट है उसकी कंजम्पशन ज्यादा थी, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है। लेकिन पिछली वाली गुड में क्या हुआ था, क्वालिटी डिफरेंस था, यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छी इसकी क्वालिटी बुरी, या इसकी क्वालिटी अच्छी इसकी क्वालिटी बुरी। यहाँ पे क्वालिटी इक्वल है, लेकिन क्या है, इनोवेशन की वजह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में अब उनको थोड़े पैसों में वही सेम चीज मिल रही है। सेकंड थर्ड थिंग जो है अनमेजर्ड क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि इफ द क्वालिटी ऑफ अ गुड डिटोरिएट फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर व्हाइल इट्स प्राइसेस स्टेज द सेम। अब मैं 4 जूसेस ले रही थी, ठीक है, अब हो सकता है वो जूसेस की क्वालिटी खत्म होना शुरू हो जाए, यानी कि जूसेस की क्वालिटी अच्छी नहीं रही हो। अब क्या होगा कि वो जो 4 जूसेस जो थे मैं $16 के खरीद रही थी। चले मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने लिए हाँ हमारे कनौर नूडल्स जैसे कि आए थे, ठीक है। अब नूडल्स क्या है, 20 रुपीज में रेडी टू मेक नूडल्स की बात कर रही हूँ, 20 रुपीज में वो मुझे मिलना स्टार्ट हुआ था। अब उसकी क्वालिटी भी गिर गई और मुझे वो 25 रुपीज का मिल रहा है। ये क्या बात हुई कि मैं पैसे इतने ज्यादा पे कर रही हूँ लेकिन मुझे क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता गिरती हुई मिल रही है। इसी तरीके से आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स क्लोथिंग आपकी आ जाती है, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स आ जाती हैं। जैसे आपको पहले खालिश दूध मिल रहा था, अब आपको खालिश दूध भी नहीं मिल रहा, और दूध में भी मिलावट आ रही है, और आपको प्राइसेस कौन सी देनी पड़ रही है, खालिश दूध की प्राइस देनी पड़ रही है। तो सीपीआई ये कैलकुलेट नहीं करता कि लोगों को किस किस्म की क्वालिटी मिल रही है। सीपीआई सिर्फ ये देख रहा होता है कि लोगों की कॉस्ट कितनी जा रही है। वो ये नहीं देखता कि वो खालिश दूध 50 रुपए में ले रहे थे, अब मिलावट वाला दूध 50 रुपए में ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सीपीआई कंसिडर नहीं करता, सब्सटीट्यूशन बाइस नहीं देखता, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स नहीं देखता, अनमेजर्ड क्वालिटी चेंजेस नहीं देखता। यहाँ तक इसकी ये डिटेल थी। अब